अब दीजिए दुबे जी फाइल। आज नियम 56 के अंतर्गत जो सबसे पहली सूचना है माननीय श्री राम गोविंद चौधरी और इसी में अटैच है माननीय अजय कुमार लल्लू, नरेंद्र वर्मा, संजय गर्ग। पहले कौन बोलेगा? माननीय अध्यक्ष जी, आज जो नियम 56 में सूचना हम लोगों ने दिया है अवलंबनीय है, महत्वपूर्ण है, जनहित की है, समाज हित की है और प्रदेश के भी हित में। बेरोजगारी की समस्या इस प्रदेश में सुरसा की तरह से मुंह बाए खड़ी है। लगभग 45-50 वर्षों के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी भी देखने को नहीं मिली और ना आई। पहले नोटबंदी, जीएसटी से कारण मंदी का दौर इस देश और इस प्रदेश में शुरू हुआ। लॉकडाउन जब लगा तब तो करोड़ों से भी ऊपर लोग बेरोजगार हो गए। श्रीमान, आर्थिक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में मई 2020 में आगाह किया था कि लॉकडाउन के कारण देश में बेरोजगारी दर 27% हो गई है और लॉकडाउन में 9.1 करोड़ छोटे व्यापारियों, दिहाड़ी मजदूरों का रोजगार छिन गया। 30% रोजगार घट गया। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर वर्तमान में लगभग 16% है, जो प्रदेश देश में सबसे बड़ा ये आंकड़ा है, पूरे देश में मैं कह रहा हूं। सरकार ने वर्ष 2016 से रोजगार के सही आंकड़े जुटा देना बंद कर दिया है। अब आंकड़े नहीं आ रहे हैं बेरोजगारी के, बल्कि एक दो अधिकारियों ने रिलीज कर दिया था तो उनको निलंबित कर दिया सरकार और नौकरी से ही उनको निकाल दिया गया। और अब कोई कितने लोग बेरोजगार है इसका आंकड़ा जो हर साल जारी होता था और कितने रोजगार के स्थान है, अवसर है, वो आता था, ये लगभग बंद हो गया। श्री सरकार जो आईना दिखाए वही जनता देख सके, इसलिए वो आंकड़ा बंद कर दिए गए हैं दिखाना। 2020 में स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पर 2.98 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह तक माननीय अध्यक्ष जी 36,12,390 बेरोजगारों का नाम रोजगार पाने के लिए दर्ज हो चुके हैं। 16-17 की विज्ञप्तियां, भर्तियां जो विज्ञप्ति हुई थी 16-17 में, कितना दिन हो गया, आज तक वह पूर्ण नहीं हो सकी। भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि 90 दिन के अंदर जितनी खाली पद है, जितने रिक्त पद हैं, उसको हम भर देंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और मैं जानता हूं कि लगभग 5 लाख सरकारी पद आज भी खाली पड़े हुए। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने एक आरटीआई में बताया भी है कि उसने अप्रैल 2017 के बाद से अलग अलग विभागों के विभिन्न 12,357 पदों के लिए 7 विज्ञापन प्रकाशित कराए। सरकार दावा करती है कि वह शीघ्र ही लाखों नियुक्तियां करने वाली है। बेरोजगारों को बढ़ाने के लिए मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभाग और भर्ती करने, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को भर्ती करने वाले पदों की संख्या भी प्रकाशित करा देती है। परिणाम शून्य।
इससे प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों में भयंकर आक्रोश है, आंदोलन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मोबाइल के माध्यम से करोड़ों, कई करोड़ छात्र और नौजवानों ने प्रधानमंत्री जी से रोजगार देने की बात कही है। श्रीमान, चयन आयोग, अधीनस्थ सेवन आयोग, पिकअप भवन, पंचम तल, गोमती नगर, लखनऊ का यह है कि 2018 में कुल 695 पद का विज्ञप्ति हुआ। वो ऐसे विज्ञप्ति की विज्ञप्ति है। फिर 2018 में कुल 1953 पद की विज्ञप्ति हुई, SIT जांच के नाम पर रोक दी गई। फिर 2018 में 2059 पद परिणाम भी घोषित हो गए, नियुक्तियां उससे रोकी हुई। फिर 2018 में पांचवा कुल चौथा परीक्षा 2018 कुल 1477 पद विज्ञापन प्रकाशन में अवसर परीक्षित प्रतीक्षा में से पड़ी हुई है। 2018 में ही 284 पद परिणाम घोषित भी हो गए, नियुक्ति पत्र वैसे बाकी है। फिर 2018 में कुल 16 पद विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत परीक्षा स्थगित। 2019 में कुल पद 672 पूर्व परिणाम घोषित, कुछ भी नहीं हुआ। फिर 2019 में कुल पद 13,1364 विज्ञापन स्थगित। फिर 2019 में कुल पद 1403 परीक्षा संपन्न, परिणाम प्रतीक्षित। परीक्षा फिर 2019 में कुल 655 पद विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात परीक्षा प्रतीक्षित। परीक्षा 2019 कुल 484 पद विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात परीक्षा प्रतीक्षित। फिर परीक्षा 2019 कुल 904 पद विज्ञापन प्रकाशन की पश्चात परीक्षा प्रतीक्षित। इस तरह से कुछ 12,357 पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकाला। हाला हो गया पूरा प्रदेश में, करीब बड़ी वैकेंसी आई। अब नौजवान उछलने लगे, अब टुकुर टुकुर देख रहे हैं सरकार की तरफ। कितने ओवरेज हो गए सिर्फ उनके बाप आपने इसलिए पढ़ाया, कर्जकार के पढ़ाया, खेत बंधरा के पढ़ाया, माँ ने गहना बंधक रख के पढ़ाया, और फिर वही खेती करने के लिए मजदूरी करने के लिए वो बेबस हो रहा है। इसमें एक आंकड़ा है, वीपी बेरोजगारी में सबसे ऊपर और गुजरात सबसे बेहतर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। दिसंबर 2018 में खत्म तिमाही में राज्य में सबसे ज्यादा करीब 16% दर से बेरोजगारी दर्ज की गई है। ये आंकड़े 2001 के आखिरी में जारी किए गए थे, कब के अभी है। हर उम्र के लोगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 15.8%, उड़ीसा में 14.2%, उत्तराखंड में 13.6%, जम्मू और कश्मीर में 13.5%, बिहार में 13.4% और दिल्ली में 11.8% रही है। अभी पूरा का पूरा आंकड़ा है श्रीमान, इसमें सबसे ऊपर जो है उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है बेरोजगारी के मामले में।
राज्य सरकार का एम्प्लॉयमेंट पोर्टल में, पोर्टल जो है राज्य सरकार का एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है, रोजगार संगम उत्तर प्रदेश में 2.98 लाख रोजगार रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जनवरी 2020 से 2020 तक 36,12,300 बेरोजगारों ने जनवरी 2020 तक पोर्टल पर रोजगार तलाशने का काम किया। पहले भी मैं इस बात को कह चुका। हमारे मित्र श्रम मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं। काम तो है मुख्यमंत्री जी का, जवाब दिलवाएंगे इनसे, क्योंकि हम लोगों के मित्र हैं। एक सर्वेक्षण के जरिए जुटाए आंकड़े के मुताबिक बेरोजगार का स्तर 6.1% है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार ने केंद्र का मामला बुधवार को राज्यसभा में बताया कि देश में रोजगार के संबंध में नए और व्यापक सर्वेक्षण के जरिए जुटाए जा रहे आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी का स्तर 6.1% है। गंगवार ने उस सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरा प्रश्न में जवाब बताया कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में बदलाव के बाद सांख्यिकी मंत्रालय के वार्षिक आधार पर नया बेरोजगारी सर्वेक्षण 2017-18 किया गया है। इसके तहत किए गए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के आंकड़ों के अनुसार भारत में श्रम बल की भागीदारी 36.9%, बेरोजगारी दर 6.1% है। ये बंद करने के बाद ये श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के सही आंकड़े जुटाने के लिए पुरानी सर्वेक्षण पद्धति को 2016 से रोक दिया है। 2016 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आंकड़े बेरोजगारी के न आवे, ये रोक दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लॉकडाउन में अप्रत्याशित रूप से बेरोजगारी अप्रैल में 9.1 करोड़ का रोजगार छीन गया। 9 करोड़ पॉइंट 1, लगभग मानिए कि 10 करोड़। माननीय अध्यक्ष जी, लड़के पढ़ लिख करके सड़क पर घूम रहे हैं। अभी चाहे मंत्री जी उतर दे, चाहे मुख्यमंत्री जी उतर दे, इतना लाख हमने नौकरी दे दिया, इतना करोड़ रोजगार दे दिया। आता है, अखबारों में आता है, चैनलों में आता है। तो जब इतना आपने दे दिया तो 16% आया कहां से? ठीक है, कुछ दिया होगा तो दे, तो हम लोगों को भी लाखों नौकरी दिया था माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। हम जानते हैं कि लगभग 1.5-2 लाख तो बेसिक शिक्षा में ही नौकरी दी गई थी। 2 लाख के करीब लगभग मैं कह रहा हूं। और हर विभाग में लेखपाल की भर्ती हुई, ग्राम सेवक की भर्ती हुई, जल निगम में भर्ती हुई, सहकारिता में भर्ती हुई, पशुधन में भर्ती हुई। सब अगर जोड़ दिया जाए, हमको उतना पूरा याद नहीं है, तो जितना ये लोग कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, उसका 5 गुना 6 गुना 10 गुना रोजगार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया। सही, इनका आंकड़ा बिल्कुल असत्य। माननीय अध्यक्ष, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समस्या बहुत कठिन समस्या है। मैं मानता हूं कि कोई भी सरकार सबको पूरे जितने बेरोजगार नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन उसके रास्ते पर कदम तो हम बढ़ावे। 90 दिन के अंदर हम जितने भी पद खाली हैं हम भर देंगे। वारंट निकला भी रोक दिया गया, पर्चा आउट करा दिया गया जानबूझ के। जितने भी परीक्षा हुए उसमें अधिकार पर्चा आउट करा दिए गए, जानबूझ के उसको कैंसिल कर दिया गया। 5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, 90 दिन में भरना था। सरकार का आने और जाने का दिन आ गया, वैसे खाली है। हम जानते हैं कि लगभग 20, 25, 30 विभाग इन्होंने बंद कर दिए, वहां नौकरी चली गई। सैकड़ों लोगों को जबरिया रिटायर कर दिया विभिन्न आरोपों को लगा करके। आरोप सही है गलत है इस पर मैं नहीं जाता, मैं नौकरी की बात कर रहा हूं
किरोजरी कर रहे थे उनको बाहर, जिन विभाग में नौकरी थी वो बंद, और जो 90 दिन के अंदर इन्होंने कहा था 5 लाख पद रिक्त है, एक भी भर्ती नहीं किया। एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए श्रीमान बीए करो, बीएड करो, बीटीसी करो, टीटी करो, और जब ये सरकार आई तो एक और ऊपर से सुपर टीटी करो। क्यों? केवल लड़कों को फेल करने के लिए कि ये पास न हो जाए, नौकरी न देना पड़े। आईएएस की 2 परीक्षा होती है, पीसीएस की 2 परीक्षा होती है। आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए कितनी परीक्षाओं पास कर रहे हैं लड़के, कितनी परीक्षा पास कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं निराश हो गए इस सरकार से। मान्यवर, जब मां सीता जी लौटी हैं राजा रामचंद्र के दरबार में, तो मुनि जी ने कहा कि मैं अपने जिंदगी में जो भी तप किया हूं उसका साक्षी मान करके मैं कह रहा हूं कि सीता जी बिल्कुल पवित्र है। तो अभी श्री राम जी ने क्या कहा कि अवध की जनता ये चाहती है कि सीता जी अपनी पवित्रता की परीक्षा दे। तो सीता जी ने क्या कहा मान्यवर? कहा कि अब मैं इस धरती पर, हे मां धरती, तुम फटो, आओ, मैं इस धरती पर परीक्षा देते देते अब थक चुका हूं, मैं इस धरती पर नहीं रहना चाहता। अब भरे दरबार में धरती फटी, मां धरती आई, अब मां सीता को नीचे लेके चली। कितना परीक्षा देगा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए लड़का, अब परीक्षा के बाद भी उसको नौकरी ना मिले। बीए डीएड करा रहे हैं, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। खेलकूद वाले विभाग के जो लड़के बीपीएड, उनकी तो कोई भर्ती नहीं हुई। उसमें तो स्कूल का ही खोले हैं, उनकी पढ़ाने की व्यवस्था क्यों की है? माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही लड़के आक्रोशित हैं, उनका परिवार आक्रोशित है। इसमें अधिकांशतः 70-80% बेरोजगार लड़के गांव और किसानों के परिवार से आने वाले हैं। कृषि उनकी मारी, उनका दम नहीं उनके उपज का मिल रहा है। जो उन्होंने पढ़ाया अपने पैसे से, उनके माँ बाप ने, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। पूरी जनता में आक्रोश है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के समय बेरोजगारी सी बड़ी समस्या इस प्रदेश में कोई नहीं है। श्रीमान, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि सदन की शेष कार्रवाई को रोक करके बेरोजगारी पर और नौजवानों को नौकरी देने के मामले पर चर्चा कराने की कृपा करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। विषय तो आ गए सबके, अरे थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इससे ज्यादा कौन विषय है? माननीय नेता विरोधी दल ने बेरोजगारी के नहीं, इस तो मुद्दे पर मैं केवल कुछ बिंदु पे केवल आपका सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि 65% आबादी 35% नौजवानों की है और 50% से ज्यादा आबादी 25% की है। माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय नेता विरोधी दल जी ने बात रखी है, मैं उस बात पे बल देते हुए कि ये तत्कालिक है। नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार आंकड़े 2016-17 से पेश नहीं कर रही है। एनएसएसओ के एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे में ये 2016-17 में जो आंकड़े आने थे, 28 जनवरी को 2 सरकारी सदस्यों ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया।
मान्य अध्यक्ष, जो बिंदु मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, केवल दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि नोटबंदी, जीएसटी और अनियंत्रित लॉकडाउन के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, तो ग्राह्यता पर माननीय नेता, मैं मान्य अध्यक्ष जी केवल कुछ बात कहकर आपसे अनुमति चाहता हूँ। इससे इस बात की गंभीरता पता चलेगी। मान्य अध्यक्ष जी, यहाँ इस सदन का हर प्रतिनिधि को मुझे रोज इस बात का सामना करना पड़ता है जब 2 या 3 नौजवान और उनके पिता इस बात को लेकर आते हैं कि हमारा नौजवान, हमारा बेटा अमुक संस्था में, अमुक कंपनी में नौकरी करता था, परंतु उसे नौकरी से निकाल दिया गया, इसे किसी जगह नौकरी दिलवाने का काम करें। मैं केवल इतनी बात की, बैठ जाइए लल्लू जी को देख, केवल कितनी गंभीरता है उस बात की केवल एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की निकाली नौकरियों के विज्ञापन से यह समझा जा सकता है कि इसकी गंभीरता कितनी है। 35,000 नॉन टेक्निकल के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसमें ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी वाले लोगों के लिए मौके थे, परंतु उसमें पीएचडी, एमबीए, स्नातक और अन्य डिग्री हासिल करने वाले पेशेवरों ने दरखास्त दी और रेलवे को 1,000 करोड़ रुपया उसकी केवल फीस के रूप में मिला और इतने लोगों के आवेदन करने के बावजूद भी 2019 में एक भी नौजवान को भर्ती नहीं हुई और अभ्यर्थियों ने 2.41 करोड़ लोगों ने उसके अंदर आवेदन देने का काम किया। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, ये तो शिक्षित बेरोजगारों की हालत है। जो अशिक्षित बेरोजगारों की हालत इस तरह की बन गई है कि नौजवान मानसिक रोगी से ग्रसित होकर इस समय बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है और वो इस बात के लिए देख रहा है, परंतु सरकार संवेदनहीन है और संवेदनहीनता के आधार पर गलत आंकड़े पेश करती है। कभी कहती है एमएसएमई में, कभी कहती है कौशल विकास में हमने इतने लाख नौकरियां दे दी, जबकि स्थिति इससे अलग है और वो बेरोजगार ही नहीं बल्कि रोटी के लिए भी लाले उनके लिए पड़ गए हैं। ये त्वरित और तत्कालिक मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें संवेदना के आधार पर उस मानवीय ऊर्जा को, जो युवा शक्ति है जिसे हम सकारात्मक कामों में लगा सकते थे, उन युवा शक्ति को हमने व्यर्थ ही जाने देने के लिए हम मजबूर कर रहे हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस सदन में बैठकर, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है माननीय अध्यक्ष जी कि इतने तमाम लोगों के द्वारा अभी जो लॉकडाउन हुआ उसमें 36 लाख 34,84,000 पोर्टल पे कराया है। मैं इतनी बात कहते हुए ये बात की गंभीरता इस बात से भी लगती है कि जीडीपी किस तरह से गिर रही है। कहीं ना कहीं ये इस व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से संबंधित माननीय अध्यक्ष जी ये मुद्दा है। 2016 में 7.5% जो जीडीपी थी अब गिरकर -10.28 है। इस कोरोना काल में न जाने प्राइवेट निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों को नहीं मिल रहा, शादी ब्याह न होने वाले तमाम कलाकार भूखमरी के कगार पर हैं। स्थिति बहुत ज्यादा विकट है। इसलिए आपसे इस बात का अनुरोध है कि कृपया सदन की कार्रवाई को रोककर इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा कराने की अनुमति देने का तर्ज करें। बिल्कुल ठीक नहीं तरीका। बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है और उत्तर प्रदेश में जब यह सरकार आई थी तो इन्होंने वादा किया था प्रतिवर्ष 14 लाख रोजगार देंगे और 4 साल बीत गए, 56 लाख के सापेक्ष अब तक 4 लाख ही रोजगार यह सरकार दे पाई है। सरकारी भर्तियों के 5 लाख भर्तियां निकालने की और 90 दिन में भर्तियों को भर्ती करने का इस सरकार का वादा था, लेकिन ये सरकार नौजवानों के साथ विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं कर पाई। अगर 2 सालों में देखें तो लगभग 36 लाख बेरोजगारों का पंजीकृत रजिस्ट्रेशन है जो पोर्टल पर स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकारी भर्तियों में अगर सबसे प्रमुख अगर कोई आयोग है तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग। अध्यक्ष जी, 2016 से 2019 के बीच में यूपीएससी में 24 में से 22 भर्तियां अब तक अटकी हुई हैं। 2016 में आई 11 में से अब तक 1 भर्ती हो पाई है। बाकी जो आयोग स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए से अब तक नहीं हो पाई। अगर आयोग की भर्तियों में देखें तो बीडीओ 2018 का, युवा कल्याण अधिकारी का, गन्ना पर्यवेक्षक का, सम्मिलित तकनीकी सेवा का, आबकारी सिपाही का 2016 के अलावा और भी भर्तियां हैं जो फाइनल स्टेज पर हैं, लेकिन यह प्रक्रिया यह सरकार आगे नहीं बढ़ा पा रही। 17 महीनों से लगातार वो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास पर भी उन लोगों ने आंदोलन किया था।
सरकार बजाय रोजगार के उन्हें लाठी डंडों से पीटकर उन्हें जेल की सलाखों में भेजने का काम किया। महोदय, 2018 में जो पुलिस भर्ती 49,568 पुलिस की भर्ती निकलती है, 14,000 अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में भेजा जाता है और 35,568 अभ्यर्थी अभी भी रोज जन आंदोलनों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर अब तक गंभीर नहीं बनी हुई है। महोदय, अभी 3 दिन पहले इलाहाबाद में आंदोलन हुआ, नौजवानों ने बेरोजगारी के सवाल पर सड़कों पर आंदोलन किया। 103 नौजवानों पर इस सरकार ने मुकदमे लिखे और 3 नौजवानों को जेल भेजने का काम किया। महोदय, अगर देखें तो 6 लाख से अधिक CTET, UP टेट की परीक्षा पास कर चुके हैं और इस सरकार ने यह वादा किया था कि हम भर्तियों के माध्यम से CTE टेट और UP टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार देंगे। महोदय, 69,000 शिक्षक भर्ती निकली, उसमें कितना बड़ा घोटाला सामने आया और जो आयोग की मंशा थी उसके अनुरूप उस भर्तियों को भरने का काम इस सरकार में हुआ। महोदय, लगातार बेरोजगारी का दर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले दिनों आपने भी देखा होगा और सभी सदन के सदस्यों ने, तमाम नौजवानों ने रोजगार न मिलने के आस में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आज नौजवान हतोत्साहित है, परेशान है, हताश है, निराश है। जो सरकार रोजगार की बात कर रही थी, रोजगार के नाम पर इस सरकार ने नौजवानों को छलने और ठगने का काम किया है। महोदय, आपके माध्यम से हम चाहते हैं सदन की सारी कार्रवाई रोककर चर्चा करा ली जाए। ये नौजवानों के भविष्य का मामला है। इलाहाबाद में पढ़ने वाला तमाम अभ्यर्थी छात्र जो तैयारी कर रहा है, लखनऊ में पढ़ने वाले अभ्यर्थी छात्र जो तैयारी कर रहा है, दिल्ली में मुखर्जी नगर में पढ़ने वाला उत्तर प्रदेश का नौजवान जो तैयारी कर रहा है, बेरोजगारी का दंश चल रहा है। और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की पर्चियां किस तरह जो भर्तियां थी, भर्तियों से पहले जब परीक्षा होना था, परीक्षा होने के दौरान उनका पेपर आउट हो गया। आज जितनी भी भर्तियां निकल रही हैं, लगभग 80% से अधिक। आपने बहुत बढ़िया विषय रखा है। एक मिनट में खत्म कर लो। 1 मिनट बस। जितनी भी भर्तियां निकल रही हैं उसके पेपर आउट हो जा रहे हैं महोदय, और पेपर आउट होने का नतीजा है कि अभ्यर्थी अपने आप को छला और ठगा महसूस कर रहा है। महोदय, बहुत गंभीर सवाल है, नौजवानों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। मैं सदन की सारी कार्रवाई रोककर, चूंकि नौजवान आज सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, अपने न्याय की उम्मीद में सरकार के ऊपर टकटकी लगाए हुए, सदन की कार्रवाई रोककर मैं चर्चा की मांग करता हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अच्छा मौर्य जी हैं, वो कह भी रहे थे राम गोविंद जी की मौर्य जी उत्तर दें, अब वो आपको ध्यान से सुनेंगे। एक मिनट। अध्यक्ष जी, एक मामला छूट गया था। हाँ। कि जो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं, ये लॉकडाउन में परीक्षा तो हुई नहीं, बाद में उसमें कुछ लड़के ओवरएज हो गए लॉकडाउन के कारण। तो आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि उनको भी पुनः परीक्षा करा करके, जो ओवरएज हो गए हैं लॉकडाउन के कारण, उस पर भी विचार सरकार करे और उनको भी परीक्षा करा करके उनको नौकरी दिलाने की कृपा करे। जुलाई से हो गई है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, केरल, अन्य जगहों पर। तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष की अपनी बात, इनकी बात में अपनी बात को रखते हुए कि उत्तर प्रदेश में भी उन आयोग से के संबंधित जो भी परीक्षार्थी हैं उनको, चूंकि कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ी है, उनके लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एक मौका देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। चितराम का प्रदेश है, यहाँ जरूर हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय कांग्रेस, माननीय संजय गर्ग जी, आज इन्हें बेरोजगारी की बात को यहाँ प्रस्तुत करते हुए सरकार पर बहुत से तथ्यहीन आरोप लगाए हैं। सबसे पहले तो पारदर्शी सरकार है,
हम नौकरी देते हैं, बेचते नहीं हैं। और लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रेल भर्ती बोर्ड या अन्य वो सभी संस्थाएं जो संवैधानिक रूप से परीक्षा कराने के लिए अनुमन्य हैं, उसमें सरकार दखल नहीं देती है। पारदर्शिता के साथ वो अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। जब ये इस तरफ बैठते थे, यही लोक सेवा आयोग लगातार 5 साल तक विवादों में रहा, यहां तक कि इन्होंने ही जिस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बनाया था, उसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को इन्हीं लोगों ने हटाया भी था, भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद। और साथ ही साथ अभी नेता कांग्रेस ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, आज तक एक भी भर्ती नहीं हुई। आपके माध्यम से मैं आपको सुलभ संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मानवर ग्राम विकास अधिकारी 3113 चयनित हुए, कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा में 4964 हुए, गन्ना पर्यवेक्षक में 862 चयनित हुए। इसी प्रकार से प्रयोगशाला प्राधिक में 921 चयनित हुए, फार्मासिस्ट एलोपैथ में 78 चयनित हुए, सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक में 845 चयनित हुए, विधान भवन रक्षक और वन रक्षक के रूप में 578 चयनित हुए। साथ ही साथ नलकूप चालक सामान्य चयन में 3210 चयनित हुए, नक्शा नवीस मानचित्रकार 10 चयनित हुए। इसी प्रकार से तकनीकी सहायक अनुदेशक 46 चयनित हुए। अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 में प्राथमिक सहायक के रूप में 2059 चयनित हुए। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भेषजिक में 420 चयनित हुए और कनिष्ठ सहायक के रूप में 115 चयनित हुए। गन्ना पर्यवेक्षक सामान्य चयन में 430 चयनित हुए। कुल 17,673 लोगों का चयन हुआ। ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। रही बात वीडियो परीक्षा का विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जिसकी प्रेजेंट टाइम में अभी भी एसआईटी जांच कर रही है, इसलिए वो परीक्षा रुका हुआ है। जैसे ही एसआईटी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी और उस एसआई जांच रिपोर्ट के अनुसार तदनुसार जो कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। रही बात मानवर, जो आप लोगों ने यहां बातें रखी, मैं ये कहना चाहता हूं, बेरोजगार उत्तर प्रदेश किसने बनाया था? 5 साल तक बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता के नाम पर भटकाते रहे। बेरोजगार भत्ता भी हाथ से चला गया और रोजगार भी हाथ से चला गया। ये इनकी सरकार है। और रही बात आंकड़ों की, आपकी सरकार का आंकड़ा मैं दे रहा हूं। जब आपकी सरकार थी उस समय 5 साल में सेवा आयोजन विभाग से 1,69,75 लोगों का चयन हुआ था 5 साल में। और मैं 3 साल लगभग 11 महीने में 3 साल 11 महीने में हमने इस आंकड़े को पहुंचाया है 4,25,515 था। मानवर, इसी के साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हम जो नियमित भर्ती किए हैं उसकी कुल संख्या 97,056 है। जो विभिन्न क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं उसमें कुल भर्तियों की संख्या लगभग 3.5 लाख है। संविदा पर जो रखे गए, उसी बता रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में जो संविदा पर रखे गए हैं उन संविदा कर्मियों की कुल संख्या, जो सरकारी संविदा कर्मी हैं उनकी संख्या है 36,995। इसी प्रकार से मानवर निजी क्षेत्रों में
निजी क्षेत्रों में जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम रोजगार दे रहे हैं उसमें कुल 19,14,297। इसी प्रकार से स्वतः रोजगार में 8,01,495 और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से हमने दिया है 62,997। कुल रोजगार दिया हमने 30,02,253। मानवर, इसी के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को बेरोजगारों की फौज बना दी थी। आज हम बेरोजगारों को काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सेवा आयोजित कर रहे हैं। यही नहीं, पारदर्शिता के साथ लोगों को सेवा आयोजित किया जा सके, इसीलिए सेवा आयोजन विभाग में हमने ऐतिहासिक परिवर्तन भी किया है। जो आउटसोर्सिंग भर्तियों के माध्यम से जो व्यवस्था आपके सरकार से चली आ रही थी, वहां पर आउटसोर्सिंग कंपनी के लोग बेरोजगार नौजवानों से नौकरी देने के नाम पर ठगी करते थे। नौकरी में रखने के बाद उनका वेतन नहीं भुगतान करते 3-3, 4-4 महीने, और जब चाहते थे निकाल दिया करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके मैंने इस कैबिनेट प्रस्ताव लाया और ये व्यवस्था दिया कि अब किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में कहीं भी अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होगी तो मनचाहे भर्ती नहीं होगी, बल्कि सेवा आयोजन में बड़े पैमाने पर हमने पंजीयन का अभियान चलाया। जब जिलों जिलों में बृहद रोजगार मेला लगवाते हैं, और उसी रोजगार मेले में मैं अपील करता हूं बेरोजगार नौजवानों से कि आप सभी लोगों को यदि रोजगार पाना है तो सेवा आयोजन वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन पंजीयन कराइए, और साथ ही साथ न केवल निजी क्षेत्रों में बल्कि सरकारी क्षेत्रों में भी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां होंगी, इन्हीं बेरोजगार नौजवानों से नामों की सूची का पैनल जाएगा। जैसे अगर किसी विभाग में 10 जगह है तो 10 गुणे 3 यानी 30 नाम का पैनल जाएगा। उसी 30 नाम के पैनल से उस आउटसोर्सिंग कंपनी जो जैन पोर्टल से कनेक्टेड है वो इंटरव्यू लेगी और योग्यता के अनुसार उसी में से 10 लोगों को चयनित करेगी। इसलिए जो आप कर रहे हैं कि सेवाजन में इतना संख्या बढ़ी, सेवाजन में संख्या मैंने बढ़ाई है इसलिए कि बेरोजगार नौजवानों को, जिन बेरोजगार नौजवानों को आपने ठगा है, उन्हीं बेरोजगार नौजवानों को पंजीयन करा करके हम नौकरी देने जा रहे हैं, सेवा आयोजित करने जा रहे हैं। यही नहीं मानवर, और यही नहीं मानवर, अब अगर कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से रखा जाता है सरकारी क्षेत्रों में, तो रखे जाने के बाद उसकी सूचना भी सेवा आयोजन वेबसाइट पर जाएगी। हर महीने वेतन जा रही कि नहीं जा रही, इसकी भी सूचना वेबसाइट पर जाएगी। पीएफ का पैसा मंथ टू मंथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यह भी सूचना वेबसाइट पर जाएगी। यानी जो पहले से भ्रष्टाचार चली आ रही थी, उस भ्रष्टाचार पर योगी सरकार ने नकेल कसी है, हमारी सरकार ने उस पर अंकुश लगाया है, और साथ ही साथ हमने पारदर्शिता के साथ बेरोजगारों के, बेरोजगार नौजवानों के सम्मान में उनको रोजगार परोसने का काम शुरुआत किया है। और साथ ही साथ मानवर, जैसा कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल जी, ये पुराने नेता हैं, हम लोगों के बहुत वरिष्ठ हैं, हम लोग इनसे सीखते हैं, और हमेशा बताया जाता है कि यहां तथ्यात्मक बात रखनी चाहिए, लेकिन विरोधी पार्टी के लोग तथ्य से कोई मतलब नहीं है, आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। जो सपा कांग्रेस कह दे झूठा सही वही सच है। अगर वो सरकार आंकड़ा देती है, सरकार सही बात मानती है, तो इनके दिमाग में वो बात घुसती नहीं है, क्योंकि इनके जमाने में नौकरियां बेची जाती थी, हमारे जमाने में पारदर्शिता के साथ नौजवानों के सम्मान में नौकरियां दी जाती है मानवर। इसलिए इनकी सूचना अग्राह्य है, सूचना जांच करने योग्य नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े सीनियर मंत्री जी हैं, मित्र भी हैं। आपने ही तो कहा था कि उत्तर दें वो। जी, आपने ही तो कहा था कि मौर्य जी उत्तर दें। उनसे दिलवाया जाएगा, मैं जान रहा था मैं जान रहा था।
क्योंकि वो जोर से बनते हैं और सत्य बोलते हैं, असत्य को और जोर से बोलते हैं। और नौकरियां बेची जाती थी, ये खरीदने वाले थे। पिछली सरकार में नौकरियां बेची जाती थी, यही खरीदते थे, तब तो इनको लगा कि बेची जा रही थी। तथहीन बात किसी सरकार पर आरोप मैं तो बिल्कुल आंकड़े आपके सामने पेश किया, और वो पेश किया आंकड़ा जो आपका आंकड़ा है। मैंने वो पेश किया कि जो आपने संकल्प पत्र में कहा था कि 90 दिन के अंदर प्रदेश में जितनी रिक्तियां होगी सबको मैं भर दूंगा। 5 लाख पद है, एक भी रिक्ति आपने भरा? अभी खाली है 5 लाख पद आज तक। केवल हाला कर देने से थोड़े हो जाएगा। हमारे संकल्प पत्र में नहीं था, आपके हमारे घोषणा पत्र में आप हाँ, ये देश का समाजवादी कम्युनिस्ट सभी बड़े नेताओं का यह नारा था, बेरोजगारों को काम दो या बेरोजगारी भत्ता दो। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितना नौकरी दिया लोगों को, और जो नौकरी देने से बचे उनको बेरोजगारी भत्ता दिया। इसका मजाक उड़ा रहे हैं, अब बेरोजगारों का मजाक उड़ा रहे हैं, बेरोजगारों का मजाक उड़ा रहे हैं। 1000 आप बड़ा छाती पीट रहे थे कि जो लॉकडाउन में जो आ गए श्रमिक और मध्यम वर्ग के काम करने वाले लोग, हमने उनको 1000 रुपया भेजा है। और नौकरी देने के बाद 1000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। 20,000 रुपया कन्या विद्याधीन दिया जाता था। आप उस बेरोजगार का मजाक उड़ा रहे हैं मंत्री जी। सरकारें आती हैं और जाती हैं, बेरोजगार का मजाक मत उड़ाइए। वही बेरोजगार नौजवान बाद में सिखा दीजिएगा, बाद में एक जगह तो सिखाए ना, एक दिन आप ही जैसा आदिम वाली मुख्यमंत्री जी को सिखा दिया कि साहतवार का हलवा कंट्रैक्ट खेती होती है। उस बनिए उस दुकानदार का भी बयान आ गया कि मैं कंट्रैक्ट खेती नहीं करता हूं। किसानों का भी बयान आ गया कि कोई हम कंट्रैक्ट खेती नहीं करते हैं। उसका भी आ गया कि हम गाजर खरीदते हैं मार्केट से। फिर सिखा दीजिए कुछ। उस दिन भी बरियाई का भी सिखाया था मुख्यमंत्री जी को। सिखाने का हमने तो ये कहा कि जो आपने नौकरियां बांटने की बात कही, तो पिछले सरकार में 4 ही जनपद को नौकरियां मिली। इटावा अरे एक जनपद को मिले, बाकी कितने सारे कहाँ मिला? एक जनपद को मैंने कहा आप कई जनपद को बांटे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये गलत बयानी किया है मंत्री जी ने, बेरोजगारों को अपमान किया है और कहा है कि नौकरियां बेचती थी सरकारें। इसी तरह से गलत बयानी किया मुख्यमंत्री जी ने एक दिन कि पिछली सरकारों ने चीनी मिलें बेच दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जब माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो निगम की 21 चीनी मिलों को उन्होंने बंद कर दिया। अब जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी आए तो 27 चीनी मिलें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से लगवाई। ये सदन तथ्य के लिए बना हुआ है, असत्य के लिए नहीं बना हुआ है। नौकरियां हम बेचे थे, आपने खरीदा? खड़ा होकर बताया कि मैंने खरीदा नौकरी? नहीं अध्यक्ष जी, ये बेरोजगारों के साथ इस तरह कर जाए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा इस तरह से। सेवा आयोग तो नहीं चलेगा इस तरह से, नहीं चलेगा। चलिए अब आप सीट पर चलिए। माननीय नेता विरोधी दल आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं, अपनी बात आप कहिए। आप अपनी बात कह दीजिए जो कहना चाहते हैं। राम गोविंद जी अपनी बात कह दीजिए, आपको जो कहना है कहिए।
अब हो गया, अब अपनी बात कह दीजिए। अपनी बात आप कह दीजिए ना, आपकी बात तो आ जाए हमारे दिमाग में। माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार बेरोजगार विरोधी है, बेरोजगार नौजवानों का अपमान कर रही है। ये सरकार निकम्मी है, किसानों को मार रही है, नौजवानों को मार रही है, छात्रों को मार रही है, बेरोजगारों को मार रही है, तो अपनी और अपना पीठ थपथपा रही है आउटसोर्सिंग के मामले में। तो अपनी सीट से कहिए यही बात, यही बात अपनी सीट से कहिए। सब लोग चलिए चलिए, सबको बैठाइए। एडजस्ट मैंने पूरा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये